नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल। फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल को समझने के लिए इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल, इवेल्युएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है वो है क्या। फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल बेसिकली ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो इंडिकेटर्स हैं उस कंस्ट्रक्ट को फॉर्म करता है। इसमें हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्ट है, ये जो कंस्ट्रक्ट कोई भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ये कंस्ट्रक्ट इसमें इंडिकेटर्स x1 x2 x3 और इससे ज्यादा भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट को। तो ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल आर बेस्ड ऑन एज्यूम्पशंस दैट इंडिकेटर्स फॉर्म द कंस्ट्रक्ट बाय मींस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो अनरिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है, इसमें हमें क्या क्या इसका एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को कौन फॉर्म कर रहा है? ये कंस्ट्रक्ट है, लेटेंट फिनोमिना है, अनऑब्जर्व्ड है, डायरेक्टली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसके सिम्टम्स के बेसिस पर इस फिनोमिना को हम मेजर करते हैं। तो हाइपरटेंशन को कौन फॉर्म कर रहा है? एक तो एल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, स्ट्रेस, टोबैको, टू मच सॉल्ट। और एरो हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर से कंस्ट्रक्ट की तरफ है या रेक्टेंगल से ओवल शेप की तरफ हमारी इसकी एरो है। तो ये एरो डिसाइड करता है कि जो मेजरमेंट मॉडल रिफ्लेक्टिव है कि फॉर्मेटिव। अगर एरो इंडिकेटर से कंस्ट्रक्ट की तरफ है तो फॉर्मेटिव, और एरो अगर कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर्स की तरफ है तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल होगा। अब इवोल्यूशन प्रोसीजर में इसमें हमें क्या क्या चीजें रिपोर्ट करना चाहिए। एक तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जो है, ये जो मॉडल है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी हमें निकालनी है इस फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की। अब इसकी जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे, उसका जो जो एवोल्यूशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट है रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल से। इसमें जो ये हमारा कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव, दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इसी का हम जो है एक रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई कर ले लिटरेचर से, या एक ग्लोबल आइटम के थ्रू हम रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हम इसको एनालिसिस करते हैं। दूसरा जो ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है, कोलिनियरिटी इशू। जबकि कोलिनियरिटी डिजायरेबल है रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर्स में, लेकिन फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स में ये डिजायरेबल नहीं है कोलिनियरिटी। इसका मतलब है कि ये जो आइटम्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ये अनरिलेटेड होने चाहिए आपस में, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी चीजें हमें जो रिपोर्ट करना है वो है सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द फॉर्मेटिव इंडिकेटर, कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो जो उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हम चेक करेंगे कि जो कॉफिशिएंट है वो पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, यानी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर है फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स या नहीं। तो तीन चीजें हमें इसमें एवेलुएट करनी होती हैं। अब जैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, हमें सबसे पहले फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी है। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए मेजर कोरिलेट पॉजिटिवली विद अदर मेजर्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिफरेंट कंस्ट्रक्ट। अब देखिए, ये जो हमारा एक कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव,
इसी का हम रिफ्लेक्टिव मेजर्स लेंगे और उसके थ्रू जो है इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव कॉरलेशन इनमें रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में होना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है वो 0.7 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है वो उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। अब जैसे दो मेथड है, हमने बताया कि ये मेरा एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, परस्यूड क्वालिटी, ये 3 क्वेश्चन से मिलकर बना है, फॉर्मेटिव इंडिकेटर 1 2 3। ठीक है। अब लिटरेचर से हमें इसका जब क्वेश्चनर हम बना रहे हैं, जब हमने क्वेश्चनर अपने बनाए हैं तो उसी के साथ साथ हमें इसके जो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है उसके भी क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो ये बात हमें ध्यान देने की बात है, स्पेशली जब हम फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल को अपने मॉडल में ले रहे हैं रिफ्लेक्टिव के साथ साथ, तो उसके जब हम क्वेश्चनर बनाए फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स के साथ साथ हमें उस कंस्ट्रक्ट के रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर्स के भी क्वेश्चंस बनाने चाहिए। या दूसरा तरीका ये है, इसको भी हम, जो सेकंड तरीका है वो है कि इसमें हम लोग जो है एक ग्लोबल आइटम, चलिए अभी जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक एग्जाम्पल सेटिस्फेक्शन का है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा फॉर्मेटिव इंडिकेटर से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। तो इसी का हमें लिटरेचर से फाइंड करना है कि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस भी हमें इंक्लूड करने हैं अपनी स्टडी में, तभी हम जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी अपने फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है ग्लोबल आइटम, जो an alternative to use the global item that summarizes the essence of the construct of the formative indicators purpose to measure। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसा आइटम, ग्लोबल आइटम बना ले जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्ट है उसको बताए। जैसे ये सेटिस्फेक्शन एक स्केल है, सेटिस्फेक्शन स्केल में मान लीजिए ये हमारे फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स है 5। ठीक है, कि the taste of the food was excellent and the speed of the service met my expectations, ये 5 क्वेश्चंस है। तो ऐसा क्वेश्चंस हमें बनाना है ग्लोबल जो इन पांचों के एसेंस इनको समराइज करके बना दे। जैसे ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस रेस्टोरेंट, लेकिन ये भी हमें अपनी मर्जी से नहीं बनाना, इसके लिए भी हमें जो है लिटरेचर का रिव्यू करना है और इसका साइटेशन हमें देना पड़ेगा कि ग्लोबल आइटम आपने कैसे लिया। ठीक है, तो इसका साइटेशन देना भी जरूरी है, लिटरेचर से आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट का ग्लोबल आइटम क्या होगा। और जब हम अपने क्वेश्चनर बना रहे हैं तो उसमें उसी समय इस ग्लोबल आइटम को इंक्लूड करना है और रेस्पोंडेंट को देना है। ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चनर बना लिए हमने फिर बाद में ग्लोबल आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं या रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, तब नहीं, शुरुआत में ही क्वेश्चंस जब हम अपना मॉडल बना रहे हैं रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल के क्वेश्चंस जब हम डेवलप करते हैं, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल्स के क्वेश्चन जब डेवलप कर रहे हैं, तो साथ में इसके या तो ग्लोबल आइटम का क्वेश्चन इंक्लूड कर लें या उसी का जो है ये हमारा जो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट को इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल आइटम रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हम इसको एनालिसिस करेंगे। जैसे ये मेरे पास 4 फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, ये जैसे आप देख रहे हैं, पहला अट्रैक्टिवनेस, इसी का ग्लोबल आइटम हमने पहले से ही डेवलप किया हुआ था। तो इसका जो कोरिलेशन है 0.874 आ रहा है, 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से बाद सभी का जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो वो इंडिकेटर जो है हमारा, ये ग्लोबल आइटम और रिफ्लेक्टिव, इनके बीच का जो कोरिलेशन है 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। जबकि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल की जो वो निकालते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वो एवीई के थ्रू निकालते हैं, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, लेकिन इसमें अलग क्राइटेरिया है इसका निकालने का। सेकंड, जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल्स हैं उनमें जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो अनरिलेटेड होने चाहिए। तो मल्टी कोलिनिटी हमें चेक करनी है फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स की, और इसका जो तरीका है वो है वीआईएफ, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमें बताता है कि
अगर कोई दो इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो वीआईएफ है वो जो आपस में कोरिलेटेड है, वीआईएफ अगर 5 से ज्यादा है तो उसमें मल्टी कोलरिटी का इशू है। तो ये 3 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 3 to 5 के बीच में भी है वीआईएफ की वैल्यू तो कोई इशू मल्टी कोलरिटी का नहीं है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि वो सारे जो इंडिकेटर्स है फॉर्मेटिव, वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो इसमें हम पी वैल्यू डिसाइड करेगी कि पी वैल्यू अगर उनकी 0.05 से कम है तो हम कहेंगे कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स। ठीक है। अब इसमें अगर किसी इंडिकेटर की जो आउटर वेट है वो 0.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई कम है और पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो भी हम उसको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 0.05 से वैल्यू कम आ रही है पी वैल्यू, तो अब भले ही चाहे उसकी 0.45 वैल्यू हो आउटर वेट की, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में। ये हमारा जो मॉडल है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, इसमें एल्गोरिथम, पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू, बूटस्ट्रैपिंग का फायदा क्या होता है कि हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं इंडिकेटर्स का। तो अब ये जो कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल है, ये हमने केस स्टडी लिया है इस बुक से, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स है। पहला है क्वालिटी, देन परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की तीन चीजें निकालनी है। तीन चीजें, पहले तो ये क्वालिटी, इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है या नहीं है, चारों कंस्ट्रक्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे इंडिकेटर से कोलिनियरिटी चेक करेंगे, ये अनरिलेटेड होने चाहिए, है ना, इनमें कोई मल्टी कोलिनियरिटी का इशू नहीं होना चाहिए फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स में। और फिर तीसरा कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं, जो इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है ना, तो वो कोफिशिएंट जो ये आपस में ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, जो ये हम इसके और इसके बीच में जो कोरिलेशन देख रहे हैं सिग्निफिकेंट, हमें इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है सिग्निफिकेंट चेक करना है उसका। वो हम पी वैल्यू के थ्रू, बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू हम चेक करेंगे। तो इस केस स्टडी में जो है हम केवल चार जो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं वो हम करेंगे। तो इसको समझने के लिए इसके हम क्वेश्चनर्स भी अ, अ, बताएंगे कि इसके कौन से क्वेश्चंस हम यूज करेंगे। तो ये जो बुक है हेयर का, इसमें देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि एक तो हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी बताना है फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल का, दूसरा कोलिनिटी और सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द आउटर वेट। अब इसके जो जिस इस केस स्टडी को हम ले रहे हैं, जो इसी बुक की केस स्टडी है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल की, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये देखिए, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चनर है, और इसमें हमारे कुछ रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं जैसे कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, ये सारे हमारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हो गए। बाकी के चार हमारे पास फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, जिसमें क्वालिटी के 8 क्वेश्चन हैं, परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्ट के 5 क्वेश्चन हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के 5 क्वेश्चन एंड अट्रैक्टिवनेस के 3 क्वेश्चन। तो ये हमारे बेसिकली इन क्वेश्चंस की फॉर्मेटिव जो कंस्ट्रक्ट है इनकी हमें वैलिडिटी चेक करनी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कॉल मल्टी कॉलिनरिटी देखना है, और सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस। ठीक है। तो ये चीजें हमें इसमें देखनी है। और एक जो बुक है ये व्हेन टू, इसमें व्हेन टू यूज एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ द पीएलएस एसईएम। तो इसमें जो तीनों की कट ऑफ वैल्यू दी है कि कोलिनिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, पहला तो जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हमारी
इसमें जो 0.7 होना चाहिए कोरिलेशन दोनों के बीच में। और जो VIF है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसकी वैल्यू 3 to 5 के बीच में होनी चाहिए। और आइडियल अगर VIF 3 से कम है तो बहुत अच्छा है। फिर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस हम पी वैल्यू से देखेंगे कि ये 0.05 से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये तीन चीजें चेक करेंगे फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल के लिए। तो अब सबसे पहले हमें इसमें जो है अपना वो देखना है कि हमारा मॉडल क्या है। मॉडल जैसे ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में हमें करना क्या क्या है, तो इसमें हम दिखा दें कि सबसे पहले कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ये हमने इसको जो चार हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हम इनकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे। जैसे ये एक अट्रैक्टिवनेस है और इसका ग्लोबल आइटम है, इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो हमारा कोरिलेशन इनके बीच में 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसको जो है हम बूट स्ट्रैपिंग से भी चेक कर लेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी को, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड। तो इसमें पी वैल्यू 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंट है। फिर इसको हमने यहाँ पर इसको रिपोर्ट कर दिया रिजल्ट को। इसी तरीके से सेकंड कंस्ट्रक्ट का हम निकालेंगे कि इनमें ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है इसमें या नहीं। फिर इसी तरीके से हम जो हमारे पास जो थर्ड कंस्ट्रक्ट है उसकी भी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, पी वैल्यू, और साथ साथ इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो वो भी हमारा 0.7 से ज्यादा आ रहा है और पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो इस तरीके का कोई इशू इन चारों आइटम्स में नहीं है। और इस ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में कोलिनियरिटी चेक करेंगे। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं चारों कंस्ट्रक्ट के। इसमें हम देखेंगे कि सबकी वैल्यू जो है वो 3 से कम है, तो कोई इस तरीके का इशू इसमें नहीं है। फिर इसके बाद जो है हम सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस देखेंगे, जो हमारे आउटर वेट्स है फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स के। तो ये देखिए इनकी आउटर वेट की वैल्यू आ गई है। अब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो हम चेक करेंगे बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेड वाले हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू बड़ी लो वैल्यू आ रही है आउटर वेट की। तो और ये जब बूट स्ट्रैपिंग से हमने चेक किया तो देखा कि इनकी जो वैल्यू है, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। और इसमें देखिए -0.095 और प्लस आ रहा है, तो ये इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। फाइव फाइव आउटर वेट जो है हमारे वो ठीक नहीं है, उनकी वैल्यू कट ऑफ वैल्यू से कम है। ठीक है। तो अब हम इसको देखिए, इसका जो हैंड्स ऑन है हम करते हैं अपने केस स्टडी, इसी केस स्टडी को परफॉर्म करके। तो वन बाय वन सबसे पहले हम निकालेंगे अपना जो है एक एक आइटम्स की कन्वर्जेंट वैलिडिटी, एक एक कंस्ट्रक्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम निकालेंगे इसमें। तो ये हमारा जो कॉर्पोरेट रेपुटेशन का मॉडल है, जिसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, ये चार हमारे पास फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो हम अब एक एक की जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अट्रैक्टिवनेस, ये हमारा मॉडल है, इसकी हमने जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी है। और इसको हम कैलकुलेट और जो है बूट स्ट्रैपिंग से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और PLS एल्गोरिथम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये है कि हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कि जैसे ये देखिए 0.874। ठीक है। तो ये 0.7 से ज्यादा आ गया है तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का इशू इसमें नहीं है। और साथ ही साथ इसको हम बूटस्ट्रैपिंग से भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो पॉइंट इससे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है 0.7 से, क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस भी है। और इसको फिर हम जो है अपने रिसर्च पेपर में रिपोर्ट भी करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी अट्रैक्टिवनेस की, यहाँ से देखिए ये
0.874 आ गया, जो कि 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हमने जब इसको किया। और बूट स्ट्रैपिंग से हमें ये पता चला कि ये जो पी वैल्यू है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कोई इस तरीके का इशू नहीं है। और चूंकि जो पी वैल्यू डिसाइड करता है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो ये ऑलरेडी 0.05 से कम है। दूसरा, कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है, या दोनों नेगेटिव आ जाएंगी तब भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन एक अगर नेगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए तो ये फिर हमारा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहां हमने देखा कि हमारा जो एक कंस्ट्रक्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसी तरीके अब इसको हम रिजल्ट्स को इनको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इनकी जो रिपोर्टिंग है कि redundancy analysis yield a path coefficient 0.874 which is above the recommended, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.7 से ज्यादा है, और इसमें बहुत वैल्यू परसेंटाइल कॉन्फिडेंस इंटरवल है पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अब दूसरा देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो वैल्यू है, अब उसको हम चेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है, दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम चेक करेंगे कि इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है या नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग। जरूरी नहीं है कि हम दोनों अलग अलग करें, पीएलएस एल्गोरिथम और बूट स्ट्रैपिंग को अलग अलग। एक ही बूट स्ट्रैपिंग से हमारे पास पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू भी आ जाएगी उसकी कॉरलेशन की, और वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं है वो वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये पाथ कोफिशिएंट एंड पी वैल्यू, ये देखिए, तो ये वैल्यू 0.85 से ज्यादा है, जो और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। फिर इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो कंस्ट्रक्ट है परफॉर्मेंस, इसको भी हम चेक करते हैं, कैलकुलेट बूटस्ट्रैपिंग। और यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा है पाथ कोफिशिएंट की, और पी वैल्यू ब्रैकेट में हम देख रहे हैं ये 0.05 से कम है, तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। अब जो लास्ट हमारे पास कंस्ट्रक्ट है क्वालिटी, उसको हम चेक कर लें कि ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू तो नहीं है। तो इसमें हम पीएलएस एल्गोरिथम और के साथ साथ हम इसको बूट स्ट्रैपिंग भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू आ जाएगी, मेरी पी वैल्यू भी और कोरिलेशन की वैल्यू भी। तो पाथ कोफिशिएंट एंड पी वैल्यू ये 0.805 आ रही, ये भी इससे बड़ी है 0.7 से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एक तो ये हमारा आ गया। दूसरा जो है मेरा जो मेन मॉडल है, ये इसमें आप देखिए कि ये इंडिकेटर्स जो है सेकंड, अब हमको क्या करना है, जो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं उसमें कॉलिनियरिटी आपस में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इसको पीएलएस एल्गोरिथम किया, स्टार्ट कैलकुलेशन। तो इसमें हमें जो वीआईएफ की वैल्यू है, ये देखिए, ये वीआईएफ की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्टिवनेस, ये देखिए हमारा फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स है, इसकी इन तीनों की जो वैल्यू है वो 3 से कम है। फिर सेकंड जो कंस्ट्रक्ट है यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पांचों की भी वैल्यू 3 से कम है। फिर हमारे पास एक परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्ट है, परफॉर्मेंस की भी सारी वैल्यू 3 से कम है, कोई इशू नहीं है। क्वालिटी के 8 आइटम्स हैं, सबकी वैल्यू इससे कम है, 3 से कम। तो इन चारों कंस्ट्रक्ट के जो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं उसमें कोलिनियरिटी का कोई इशू नहीं है।
तीसरे स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। ये जैसे देखिए आउटर वेट है, तो आउटर वेट को हम इसको कॉपी करके इसको हम एक्सेल में भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये डेटा है, ये मैं इसको यहीं पर नीचे पेस्ट करके देखता हूं। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसमें हमें अपने इन आइटम्स को तो हटा देना है, जो ये है तीनों के तीनों जो रिफ्लेक्टिव वाले हटा देने हैं हमें, केवल इनको हमें रखना है जो हमारे फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो इसको हटाने के बाद जो है हम ये चेक करेंगे कि क्या ये चारों इंडिकेटर्स सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाले वैल्यूज आ गई ही है। ठीक, अब इनको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए हम बूट स्ट्रैपिंग से देखेंगे। अगर वैल्यू हमारी बहुत कम आ रही है, जैसे 0.1 से कम, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें वो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हटा देने चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ आइटम्स की वैल्यू बड़ी कम आ रही है, जैसे -0.005 आ रही है, 0.08 आ रही है, तो ये वैल्यू बड़ी कम है। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसमें हम जो है ये देखिए, अब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट के लिए हमें क्या करना है, बूट स्ट्रैपिंग। तो ये बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हम करेंगे, और फिर स्टार्ट कैलकुलेशन, और बूट स्ट्रैपिंग के बाद देखेंगे पी वैल्यू के थ्रू भी, करेक्टेड, तीनों के थ्रू हम चेक करेंगे कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आउटर वेट, हमारे जितने भी इंडिकेटर्स लिए फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स, उनके आउटर वेट हमारे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो ये देखिए ये आउटर वेट आ गया। अब ये आउटर वेट में हमारी पहला तो है पी वैल्यू, पहला तो हम पी वैल्यू से डिसाइड करेंगे। तो ये जैसे पहला हमारा यहाँ पर एक है अट्रैक्टिवनेस, इसी तो तीनों की तीनों अट्रैक्टिवनेस की पी वैल्यू 0.05 से कम है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें देखिए दो आइटम हमारे रेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन ये सिग्निफिकेंट, इनका आउटर वेट नहीं है। इसके बाद परफॉर्मेंस एक थर्ड कंस्ट्रक्ट है, इनमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, पांच के पांचों फॉर्मेटिव इंडिकेटर सिग्निफिकेंट है। फिर क्वालिटी जो चौथा हमारा कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव, उसमें तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा उनका आउटर वेट। ठीक है ना, तो इसको फिर हमें रिपोर्ट करना है रिजल्ट्स को। तो ये तीन चीजें ही बेसिकली हमें अपने उसमें दिखानी है, रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में। तो देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने जो है फर्स्ट स्टेप में रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू अपने जो चार कंस्ट्रक्ट है उनका हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाला, तो कोई इशू इन चारों में नहीं आ रहा। ये सेकंड कंस्ट्रक्ट है, और ये थर्ड कंस्ट्रक्ट 0.811 आ रहा है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी आ रहा है, बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हमने चेक किया। फिर इसके बाद जो है जो फोर्थ कंस्ट्रक्ट है क्वालिटी, ये भी 0.7 से ज्यादा आ रहा है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कोलिनिटी, कोलिनिटी में हमने बताया कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं चारों कंस्ट्रक्ट के, वो उसमें कोई कोलिनिटी का इशू नहीं है, क्योंकि सभी की जो वैल्यू है वो 3 से कम है। हर एक फॉर्मेटिव इंडिकेटर की वैल्यू जो है वो 3 से कम है, तो कोलिनिटी का भी इशू नहीं है। अब ये देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे इंडिकेटर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू ये देखा कि कुछ फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स का आउटर वेट बड़ा लो आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। अभी हमने कहा कि केवल लो आ रहा है, लेकिन वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू ही पता चलेगा। तो इसमें तीनों मेथड से हमने चेक किया, पी वैल्यू के थ्रू भी, इसकी देखिए पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, सेकंड वाले की भी ज्यादा है, और तीन हमारे पास जो क्वालिटी के क्वेश्चन है इनकी भी ज्यादा है। तो पी वैल्यू ने बता दिया कि ये रिलीवेंट नहीं है, इनकी जो आउटर वेट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा
कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड के थ्रू देखिए, यहाँ माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है, जीरो इंक्लूड हो गया। माइनस आ रहा है, ये लोअर लिमिट का, अपर लिमिट का प्लस आ रहा है, जीरो इंक्लूड हो गया। तीसरा मेथड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में, इसमें भी एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरीके से बाकी के जो आइटम्स है उनकी आउटर वेट भी देख रहे हैं हम, माइनस पॉजिटिव, मतलब जीरो इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। पांच इंडिकेटर्स, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हमें हटा के फिर से अपना मॉडल रन करके रिपोर्ट करना है। तो यहां पर हमने देखा फॉर द स्टेटिस्टिकल significance we find that all formative indicators are significant at 5% level and confidence interval except इन पांच जो हमारे पास आइटम्स हैं इनके अलावा। और इनकी आउटर लोडिंग सिग्निफिकेंट भी है, केवल पांच जो है वो जीरो इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये रेफरेंसेस हैं, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। और ये रिसर्च पेपर है व्हेन टू यूज एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मेटिव। मैं इसको एक बार फिर से आपको शो कर देता हूं। तो ये देखिए, इसमें इन्होंने क्लियरली दिया है इस रिसर्च पेपर में कि पहला कन्वर्जेंट वैलिडिटी की जो वैल्यू है 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, फिर वीआईएफ वैल्यू 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए, और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस जो वेट है पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम अपना जो ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।